जेब से रिवॉल्वर निकालकर चला दी। गोली जाकर सीधे दुकान के मालिक के सिर पर लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गया। ये क्या कर दिया? एक लड़की की मीठी लेकिन तेज आवाज सुनकर विहान अपने ख्यालों से वापस आया। दुकान का मालिक अभी भी जिंदा था और बोले जा रहा था। विहान ने उस आवाज की तरफ नजरें घुमाई। प्लीज ये वाली नहीं, मुझे वो लाल वाली ड्रेस ही चाहिए। एक बहन अपने भाई से कपड़े खरीदने की जिद कर रही थी। उस लड़की को देखते ही विहान को मेघा की फिक्र हुई। इसे गोली तो मार दूंगा, लेकिन पकड़ा गया तो मेरी फैमिली का क्या? विहान ने अपना हाथ रिवॉल्वर से हटाकर जेब से बाहर निकाल लिया। फिर वो अपनी तरफ घूरते हुए एक सेल्समैन के पास पहुंचा और बोला, एक छड़ी चाहिए थी। सेल्समैन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उस तरफ ले गया जहां छड़ियां लाइन से रखी थी। वो सेल्समैन विहान को ऐसे देख रहा था जैसे विहान कहीं कुछ चुरा न ले। विहान ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई जिस पर चांदी की कलाकारी थी। उसे वो काफी पसंद आई। छड़ी के साथ एक पोस्टर बनाते हुए विहान ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? सेल्समैन ने बेरुखी से जवाब दिया, 3 रुपए, अगर तुम दे सको तो। विहान मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से 3 रुपए निकाले और सेल्समैन की तरफ बढ़ा दिए। सेल्समैन को उम्मीद नहीं थी कि विहान के पास इतने पैसे होंगे। विहान बड़े अभिमान के साथ छड़ी को जानबूझकर सेल्समैन के सामने घुमाते हुए बाहर निकलने लगा। बाहर निकलते हुए विहान की नजर उस बच्ची पर गई जो अभी तक उस ड्रेस के लिए अपने भाई को मनाने की कोशिश कर रही थी। भाई के पास पैसे न होने की वजह से सेल्समैन उसे धक्के देकर निकालने वाला ही था। तभी विहान ने वहां पहुंचकर उस सेल्समैन का हाथ पकड़ लिया। तुम इस तरह किसी की इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। इसके ड्रेस के पैसे मैं दे दूंगा। उस सेल्समैन ने विहान का कॉलर पकड़ लिया और कहा, औकात एक रत्ती की नहीं है, दूसरों के लिए ड्रेस खरीदेगा। 1 रुपए कीमत है इसकी, है उतने पैसे तेरे पास? विहान ने उस सेल्समैन के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया और उसे पीछे धक्का दे दिया। विहान अभी लड़ाई के मूड में नहीं था। उसने अपनी जेब से 1 रुपए निकाला, उस सेल्समैन के चेहरे पर फेंका, वो ड्रेस उठाई और उन भाई बहन के साथ निकल गया। बाहर निकलते हुए वो बुदबुदाया, ऐसी दुकानों का तो सारा सामान खराब हो जाना चाहिए, तब जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। विहान के जाते ही दुकान के सारे एम्प्लॉय अचानक हड़बड़ा गए। उन्होंने देखा कि दुकान का एक एक सामान अचानक खराब होने लगा था। शर्ट्स पर धब्बे उभर आए, पैंट्स की सिलाई खुलने लगी और जूतों के सोल उखड़ने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। क्या ये जादू था या कुछ और? इधर विहान घर पहुंचकर मेघा का इंतजार कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि अपनी नई नौकरी की खुशखबरी सबसे पहले उसे ही देगा। मेघा के आने तक विहान उस छड़ी को जमीन पर पटकते हुए एक हीरो जैसी फील लेने लगा। ठीक उसी वक्त मेघा दरवाजा खोलते हुए अंदर आई। मेघा ने अंदर आते ही पूछा, ये ठक ठक की आवाज कैसी है? विहान ने अपनी नई छड़ी मेघा को दिखाई। उस छड़ी को देखते हुए मेघा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने हैरानी से पूछा, ये छड़ी चांदी की है क्या? विहान ने हां में सिर हिलाया, लेकिन मेघा गुस्से में भड़क गई। इतने पैसे कहां से आए? विहान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नई नौकरी मिल गई है। मेघा की आंखें सिकुड़ गई। उसने पूछा, लेकिन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला इंटरव्यू तो कल है ना? विहान ने मुस्कुराहट बनाए रखते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे उससे भी अच्छी जॉब मिल गई है, एक सुरक्षा कंपनी में। मेरा काम है प्राचीन चीजों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को संभालना। हर हफ्ते 10 रुपए मिलेंगे और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब से ज्यादा सैलरी है। अब हम यहां से निकलकर एक अच्छे घर में जा सकते हैं। मेघा का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। नई जॉब मिली नहीं कि आप तो बड़े बड़े सपने ही देखने लगे। विहान चुप हो गया और थोड़ा उदास भी। मैंने सोचा था तुम खुश होगी। मेघा ने एक लंबी सांस ली और विहान के बगल में आकर बैठते हुए बोली, नौकरी मिलने की खुशी है, लेकिन हमें हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा सैलरी से जिंदगी नहीं बदल जाती। जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेघा की बात सुनकर विहान को थोड़ा बुरा लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि मेघा अपनी गरीबी को इस हद तक स्वीकार कर चुकी है कि अब वो जरा सी भी खुशी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। विहान ने बात को बढ़ाना जरूरी नहीं समझा और छड़ी को लेते हुए अपने कमरे में चला गया। मेघा भी थोड़ी उदास सी हो गई थी। अगले दिन विहान बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचा।
जहां उसका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला इंटरव्यू था। वो यहाँ इसलिए आया था ताकि वो अपने प्रोफेसर्स को बता सके कि अब वो होने वाले इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएगा। शायद मेघा की कही बातें विहान के मन में अब भी थी, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी के बजाय पैदल ही आया था। विहान सीधे बीएचयू के उस ऑफिस की ओर गया जहां उसका इंटरव्यू होना था। विहान ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। एक जानी पहचानी आवाज आई, अंदर आ जाओ। अंदर विहान के पुराने प्रोफेसर प्रकाश चंद्रा और अरुण शर्मा थे। उन दोनों के चेहरे पर अनुभव की गहराई की झलक थी। प्रोफेसर प्रकाश चंद्रा ने विहान को देखते ही खुशी जताई और कहा, तुम्हें यूं देख खुशी हुई है, लेकिन इंटरव्यू में अभी 1 घंटा बाकी है। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। मैं ये बताने आया हूं कि मुझे एक दूसरी नौकरी मिल गई है। प्रोफेसर चंद्रा ने थोड़ी हैरानी से सिर हिलाते हुए कहा, अरे वाह, अच्छा किया जो खुद आकर बता दिया। फिर उनके चेहरे पर अचानक थोड़ी उदासी आ गई। तुम्हारे दोस्तों विकास और नैना की मौत के बारे में अखबार में पढ़ा, चोरी को रोकते हुए मारे गए ना। विहान चौंका, चोरी? फिर उसे समझ आया, ये एक झूठ का पर्दा है जिसके पीछे सच्चाई छुपाई गई है। विहान ने कुछ सोचते हुए प्रोफेसर चंद्रा से पूछा, मैं, विकास और नैना एक साथ किसी वेद के पन्नों के ट्रांसलेशन पर काम कर रहे थे। वो अग्निवंश द्वारा संभाले गए किसी वेद के पन्ने थे। आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? प्रोफेसर चंद्रा ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, अभी तो मुझे उस बारे में ज्यादा नहीं पता चलते ही बताता हूं। लेकिन इन सब के बीच प्रोफेसर चंद्रा के साथ ही प्रोफेसर अरुण के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया था, जैसे कुछ तो रहस्य छुपा रखा हो। उन्होंने अपनी आंखों में कुछ देर की इधर उधर की बातों के बाद विहान वहां से निकल गया। विहान यूनिवर्सिटी की सड़क पर पहुंच चुका था। उसकी छड़ी जमीन पर टिक टिक कर रही थी। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो रुक गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो आसपास देखने लगा। तभी उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर कुछ महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे पूरा यकीन हो गया था, कोई है, कोई मुझे देख रहा है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं। विहान के मन में पहला ख्याल आया कि वो तेजी से भाग जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। उसके मन में एक और ख्याल आया, कहीं वो वही बुरी ताकत तो नहीं जिसने विकास और नैना को मारा था और अब मेरे पीछे। विहान ने अपनी घबराहट कम करने के लिए खुद से बातें करनी शुरू कर दी। नॉर्मल रहो विहान, बस एक आम आदमी की तरह बर्ताव करो, घबराओ मत। वो खुद को नॉर्मल रखते हुए वो आसपास देखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ इमारतें, कुछ पेड़ और कुछ स्टूडेंट्स। फिर भी उस अजीब नजर की चुभन उसके दिमाग से जा नहीं रही थी। विहान को एहसास हुआ कि वो चलते चलते एकदम रुक गया। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, जैसे किसी के सामने आने का इंतजार कर रहा हो। उसके सेंसेस हर आवाज, हर हलचल को महसूस कर रहे थे और यही बात अब उस पर भारी पड़ रही थी। वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था। तभी उसे अपनी तरफ एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। विहान ने मन ही मन घर जाने को सोच लिया था, लेकिन उसे फिर एक ख्याल आया, नहीं, जो भी मेरे पीछे है, अगर वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक पहुंच गया तो। विहान के मन में एक दूसरा ख्याल आया, तो मुझे कैप्टन धर्म के पास जाना चाहिए। तब तक वो घोड़ा गाड़ी विहान के एकदम नजदीक आ चुकी थी। विहान ने उसे रोका और झटके से उस पर चढ़ते हुए बोला, मछोदरी ले चलो। घोड़ा गाड़ी वाले ने तुरंत कहा, 4 आना लगेगा। विहान ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और गाड़ी वाले को दे दिए। घोड़ा गाड़ी जैसे ही चली, वो डरावना एहसास अचानक गायब हो गया। विहान की घबराहट कुछ शांत हुई। वो मन ही मन बड़बड़ाया, पीछा छूटा उस बुरी शक्ति से। बिना किसी अप्रत्याशित घटना के मछोदरी तक पहुंचना एक राहत की बात थी, लेकिन जैसे ही विहान घोड़ा गाड़ी से उतरा, उसे फिर से वही एहसास हुआ और एक चुभन सी महसूस हुई। वही निगाहें, वही सीरन, ये क्या मजाक है? इतनी जल्दी पीछा कैसे किया उसने? अब वो तेज कदमों से चलने लगा। विहान किधर जा रहा था ये उसे भी नहीं पता था। वो बस किसी तरह उस बुरी शक्ति के एहसास को खत्म करना चाहता था। उसने इधर उधर देखा, एक ऊंचा गुंबद उसे दिखाई दिया। मकानों के ऊपर से झांकता हुआ वो देवी कालप्रिया का संस्थान था। रोशनी ने बताया था
कि धर्म के ऑफिस तक जाने वाला एक गुप्त रास्ता इसी संस्थान से होकर जाता है। वो रास्ता विहान से बस कुछ कदमों की दूरी पर था। विहान तुरंत उस संस्थान की ओर चल पड़ा। एक डर के बावजूद वो इस संस्थान की खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर पाया। गहरे काले पत्थरों से बनी दीवारें, लाल और नीले रंग की जालीदार खिड़कियां और एक विशाल घंटाघर जो ऊंचे गुंबद के ऊपर खड़ा था। विहान ने पिछले दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर चला गया। अंदर आरती हो रही थी। विहान भी वहीं रुक गया और आरती में शामिल हो गया। वो नजरें जो विहान का पीछा कर रही थी जैसे अब पीछे छूट चुकी थी। विहान ने चुपचाप सिर झुकाया। उसके हाथ खुद ब खुद जुड़ गए। विहान जो हमेशा देवताओं को केवल एक रिसर्च की चीज मानता था, आज उनके आगे सचमुच झुक गया। अब वो सिर्फ किसी चीज से बचने नहीं आया था, वो सच में प्रार्थना कर रहा था। आरती के खत्म होते ही विहान पंडित जी की ओर बढ़ा, लेकिन वहां मिलने वालों की लाइन लगी हुई थी। विहान भी उस लाइन में लग गया। करीब 20 मिनट बाद उसकी बारी आई। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या कहना चाहते हो? विहान ने धीरे से अपना स्पेशल विहान को पत्थर के गलियारे की ओर ले जाने लगा। रास्ता लंबा और तंग था। दोनों बिना कुछ बोले अंधेरे गलियारे में चलते रहे। एक दरवाजे के पास पहुंचकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर इशारा किया। 50 कदम जाकर बाएं मुड़ो, वही रास्ता कांतार गेट वाले गलियारे में जाकर मिलेगा। विहान ने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया और कांतार गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद वो धर्म के सामने था। धर्म उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तुम इस वक्त यहां? विहान ने हड़बड़ाते हुए कहा, कोई मेरा पीछा कर रहा है कैप्टन। धर्म थोड़ा गंभीर होकर अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया और पूछा, तुम्हें कैसे पता? विहान ऑफिस में टहलने लगा। वो बैठ नहीं पा रहा था। उसने घबराहट से कहा, बस पता नहीं, पर एक अजीब सा डर है, जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा हो। धर्म कुछ देर सोच में पड़ गया। विहान उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। धर्म ने गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है विकास के घर वालों को हमारी बताई मौत की वजह पर भरोसा न हुआ हो और उन्होंने कोई प्राइवेट जासूस रख लिया हो, या फिर। धर्म अचानक चुप हो गया। विहान ने तुरंत पूछा, या फिर क्या? धर्म ने गंभीरता से कहा, या फिर ये मंदार की भेजी कोई बुरी शक्ति भी हो सकती है जो कालवेद के पीछे है। धर्म ने अपने हाथ जोड़ते हुए ऊपर किए जैसे माफी मांग रहा हो और कहा, शायद मैंने तुम्हें इस झमेले में खींचकर तुम्हारी मौत को तुम्हारे करीब ला दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि तुम मंदार से लड़ने के काबिल कब बनोगे। विहान के शरीर में सिरन दौड़ गई। विहान के पीछे मंदार है या कोई और? क्या धर्म का साथ विहान को मुश्किल में डालेगा? क्या विहान उस अनजान शक्ति से बच पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।